बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जो ORC तंजीम यानी तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना यह था कि अब वक्त आ गया है कि तालिब इल्मों की तालीम के लिए सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, इसलिए कि सियासत जो है वो भी अब एक इल्म और पॉलिटिकल यानी एक बसीरत रखने वाले इंसान का काम है कि जो सियासत कर सकता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि MD कैट के जो टेस्ट हैं या मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के जो टेस्ट हैं वो 30 सितंबर तक जारी रहेंगे, लेकिन उनका मेयार जो है वो मुख्तलिफ है। यानी किसी एक दिन किसी टेक्स्ट बुक बोर्ड से पर्चा आता है, किसी दूसरे दिन किसी दूसरे टेक्स्ट बुक बोर्ड से पर्चा आता है। और आखिर क्या वजह है कि एक बाकायदा यानी तरीके से तालिब इल्मों को रोका जा रहा है कि वो मेडिकल कॉलेजेस में आ सकें। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि PMDC जो एक इदारा था जिसकी बहुत सी पॉलिसियों पे बहुत से जो उनके काम थे उस पर बड़े सवालात उठाए जा सकते हैं, उसकी जगह पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बनाई गई। लेकिन क्या ये जो PMC है क्या ये शुकूक व शुबात से बालातर है? क्या इसमें वो गलतियां नहीं की गई जो पहले के इदारे PMDC में की गई थी? ये तमाम बातें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुछ और भी मुजाहिरे तालिब इल्मों की जानिब से किए गए और वो मुजाहिरे भी इसीलिए थे कि MD कैट में जो है वो जो तलबा उनका एहतजाज था कि बाकायदा इसकी मार्किंग को दुरुस्त किया जाए और आज मीटिंग भी मुतवक्को है इस हवाले से गवर्नर हाउस में। मेरा नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सरबराह हैं तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ारूक भाई, क्या कहते हैं सर, ये यानी MD कैट और जाहिर सी बात है एक वफाकी इदारा है, सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बराह रास्त ज़ेर निगरानी में ये तमाम फॉर्मुलेशन की गई, सब कुछ की गई। सर अब क्या वजह है, ये क्यों किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, PMC का इदारा नया इदारा है और इससे पहले PMDC था। अब देखें, वो पिछली हुकूमतों में था तो PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी तो उनको PMDC में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता था। अब अगर इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि चले भाई कुछ इस्लाहात होनी चाहिए, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा बन गए हैं और वहाँ शायद डॉक्टर बनने के लिए जो मेयार होना चाहिए, जिस तरह की काबिलियत और सलाहियत और तालीम की बुनियाद होनी चाहिए, अगर वो नहीं है और बच्चों को सिर्फ कुछ वालिदैन 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया खर्च करके 5 साल में अपने बच्चे को डॉक्टर बना लेते हैं, जबकि शायद उसमें उतनी अहलियत ना हो, तो ठीक है, इस शोबे को रेगुलेट करने की जरूरत है कि जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर बन रहे हैं ना बच्चे, जो तालीमी इदारे, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने यह निकाला कि भाई बच्चे इतने पास ही नहीं होने चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को वो प्रोडक्ट मिले, वो अपने क्लाइंट या उनके कस्टमर मिले जो 50-50, तो लिहाजा ज्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं। अच्छा, पूरे मुल्क में उमूमी तौर पे ये रुझान और शिकायत है, लेकिन अब जब आप सिंध आते हैं और फिर सिंध के शहर कराची में, तो वहाँ मतलब है कि उसकी इंतहा हो गई। ऐसा महसूस होता है कि अब डॉक्टरी की तालीम पर कराची के तालिब इल्मों पर पाबंदी लगा दी, दरवाजे बंद कर दिए, आला तालीम का उसूल उनके लिए शजरे ममनुआ हो गया। मिसाल के तौर पर आदम जी साइंस कॉलेज टॉप ऑफ द लाइन है, मैट्रिक के 90 और 80% नंबर लेने वाले 90%, 85% मार्क्स लेने वाले बच्चे आदम जी में जाते हैं। वो एस्पायर करते हैं कि काश हमारा दाखिला आदम जी में। अब उस आदम जी में 120 बच्चे पढ़ते हैं प्री मेडिकल में, उन 120 में से 7 बच्चे पास होते हैं और 113 बच्चे फेल होते हैं, जबकि हर साल आदम जी से 120 पास होने वाले बच्चे तकरीबन सबके सब पास होके डाउ मेडिकल और सिंध मेडिकल के से डॉक्टर बनते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा अगर मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। और आज अमेरिका में एक बहुत बड़ा इदारा है
ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स का अपना के नाम से। वहां देखें डाउ के सिंध मेडिकल कॉलेज के बड़ी तादाद है डॉक्टर्स की वहां पर, और वो दुनिया के डॉक्टर्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलाज हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, कोई शोबा हो, हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में एक्सेल करते हैं। अब उन्होंने डॉक्टर बनाने की ये फैक्ट्रियां जो आदम जी वही पाबंदी लगा दी, वो ले ही नहीं रहे, बच्चों को पास ही नहीं कर। तो अब वो किस तरह नहीं कर रहे कि एक जैसा निजाम नहीं है, 64 पर्चे होंगे अलग अलग। अच्छा, किसी में जो है वो हिसाब के सवाल ज्यादा, न्यूमेरिकल, किसी में मल्टीपल चॉइस ज्यादा है, किसी पर्चे में जो है वो नैरेटिव यानी पूरे बयान करने वाले। तो जब आप अलग अलग जो है वो मयार रखेंगे तो आप तालिब इल्मों को कैसे जज करेंगे कि भाई ये मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लायक हैं या नहीं। अच्छा, इसका एडवांटेज पंजाब के बच्चों को थोड़ा मिलेगा, और कराची और सिंध की बहुत सारी सीटें पहले प्राइवेट सेक्टर में खाली रह जाती थी, मुझे लगता है कि सरकारी कॉलेजों में भी खाली रह जाएगी, और पंजाब के बच्चों को कराची में और सिंध में दाखिला मिल जाएगा। तो ये पीएमसी में दानिस्ता नादानिस्ता मुझे लग रहा है कि ये कराची को और दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। तो अब ये एक शोबा है, बाकी मर्दमशुमारी, बेरोजगारी, फिर कोटा सिस्टम, गैर आईनी दाखिलों में और नौकरियों में, वो सारी अलग कहानियां हैं। फिर के इलेक्ट्रिक, फिर जो हमारे बिल हैं, महंगाई, यानी ये सारी बातों को अगर आप लें, और फिर लॉकडाउन, उसकी जो कराची की शक्ल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और पूरी हर जगह कारोबार। तो अब तरह तरह से आपको कई धारी तलवार से कराची के लोगों को, शहरियों को, और हैदराबाद और शहरों में रहने वालों को जिस तरह उनको दीवार से लगाया गया, लावा पक रहा है। तो मैंने तो कल एक SOS कॉल दी है आरिफ अलवी को, उनकी हिमायत ये पीएमसी बना है, और अगर वो ये समझते नहीं है कि वालिदैन किस अजियत में मुब्तला है, ये नाकाबिल फहम है कि आदम जी के 113 बच्चे फेल हो 120 में से। फिर बाकी कॉलेज, PCHS लड़कियों का कॉलेज है, एक वालिदैन मेरे पास आए थे, उनकी बेटी ने 20 मिनट में 94 जवाब दे दिए, यानी 3 घंटे के उसमें 210 सवाल होते हैं, 94 सवाल दे दिए। अब 120 जवाब देने थे तो उसका वाईफाई बंद हो गया 2 घंटे 40 मिनट। जब एक बेटी के 2 घंटे 40 मिनट वाईफाई बंद होगा उस सेंटर पे, तो उससे बाकी जो 120 सवाल रह गए वो जा ही नहीं रहे। वो तो इतनी काबिल बच्ची के 90 सवाल कर लिया, अब 120 सवाल 2 घंटे 40 मिनट में करने थे, उसको आपने मौका ही नहीं दिया। अब कैसे ये फारूक भाई क्या वजह है सर? मतलब देखिए ना, आपका सदर पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से है, गवर्नर सिंध का ताल्लुक कराची से है, असद उमर साहब का ताल्लुक कराची से है, आपकी साबका जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इल्हाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि यानी तासुब के हवाले से या कराची में ज्यादती के हवाले से। सर, अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी या सदर पाकिस्तान भी जो है ना वो गैर जानिबदार नहीं है मुबैना तौर पे, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई देखें, अगर जानिबदार नहीं है और वो गैर जानिबदार हैं तो फिर नाअहली, ये नाअहली का इतना बड़ा सबूत है। अच्छा, पिछले साल भी था। अच्छा, जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस थी ना, उस वक्त प्रॉब्लम नहीं था। जो PMDC के जो एग्जाम्स थे वो पूरे मुल्क में, उसमें ऐसा शोरो होगा नहीं होता था कि बच्चे आसमान सर पे उठाएं और वालिदैन कई रातों से सोए ना, ये नहीं होता था जो इस बार 2 सालों से हो रहा है। इस साल कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये नाअहली है, ना तजुर्बेकारी है, नालायकी, मतलब ये नालायकी का तड़का लगा है। तो अब अगर जानिबदारी नहीं है और तो फिर मतलब ये तजुर्बा नहीं, नाअहली, इनको काम। सर, अब इसका हल क्या निकलेगा? ये पहले जो है वो सूबाई वजीर बराए सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो का ये कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अगर हम चाहें तो सिंध में अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध में अलग टेस्टिंग सिस्टम रख लिया जाए जो कि सिंध के मेडिकल कॉलेजेस के लिए किया जाए, ताकि पाकिस्तान के दूसरे सूबों से फिर जो है ना वो ये ना हो कि सिंध के जो तालिब इल्म हैं उनको यहाँ दाखिले ना मिले
और दूसरे सूबों के जो तालिब इल्म है वो सिंध और कराची के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लें? देखिए, अगर वो ये बात कर रही है ना, तो उन्हें एक लेजिस्लेशन के नीचे के जितने प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जी, मेडिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज या कॉलेज, उनका चार्टर तो सिंध असेंबली ने पास किया ना, उसमें अमेंडमेंट कर दें कि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी सिंध के बच्चों को ही दाखिला देंगे जो सिंध में है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को नहीं देंगे, और ये आपका राइट है, आप लेजिस्लेशन कर दें। जिस तरह डाउ मेडिकल में और सिंध मेडिकल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ सिंध के ही बच्चों का कोटा है, सरकारी अखराजात पे चलता है ना। ये तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूंकि ओपन हो गए तो पंजाब से बच्चे आने लगे, इस्लामाबाद से आने लगे, केपी के और बलूचिस्तान से भी आने लगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ये लेजिस्लेशन कर दें और ये कह दें कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस पूरे मुल्क में इम्तिहान ले, लेकिन जो हमारे सीटें हैं उस पर सिर्फ हमारे बच्चों को और सिंध के बच्चों को मिले। ये वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर दें और कौमी असेंबली में हंगामा कर दें वहां पर, और वहां बाइकआउट करें, प्रोटेस्ट करें, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलके करें। इस इशू पे अगर पीटीआई नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलके करें, लेकिन एमक्यूएम वालों का तो ये हाल है कि वो अय्याम हिजरत मना रहे हैं। और जब मिस्र फतह हो रहा था तो कसरे मिस्र जो था उसको किलाबंद कर दिया गया और बाहर आके फौजें खड़ी थी कैसर और कसरा की, और ये आयत करीमा का खत्म पढ़ा रहे थे भाई, तो 5 दिन में इनका किला भी जो है वो सरनगू हो गया, सरेंडर हो गया और फतह हो गया। तो अब जमात इस्लामी आफाकी बातें करती थी 77 में 78, तो जब हमने इश्यूज पे बात की, पानी की, कराची के ट्रांसपोर्ट की, बुशरा जैदी की, तो देखें लोगों में हमने उनकी पल्स पे हाथ रखा और हम क्लिक कर गए, जमात इस्लामी आउट हो गई, एमक्यूएम आ गई। अब मुझे लग रहा है जमात इस्लामी कोटा सिस्टम पे भी बात कर रही है, बेरोजगारी पे भी बात कर रही है, और वो पानी पे भी बात कर रही है, सर्कुलर ट्रेन पे, और ये अय्याम हिजरत मना रहे हैं। यार इनको कोई अकल दे भाई, तुम अपने खोल में अपने आप को और बंद करो, तुम्हें तो सड़कों पे लोगों में ये खालिद मकबूल तो हो। जमात इस्लामी का आपके ख्याल में जो लाएमल है वो बेहतर है? बेहतर है ना, भले उसके बावजूद भी बेचारे उनका मसला ये है कि सारे चौधरी भी गांव के मर जाए लेकिन पगड़ी तुम्हारे सर पे नहीं आएगी। ये मुझे यकीन है कि उनको भी मेयर नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन बहरहाल वो कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब अच्छा। वो इश्यूज की सियासत तो कर रहे हैं। सर तो आप जमात इस्लामी के साथ मिलके क्यों नहीं ये तहरीक चलाते? जो देखें मिलके इस्लामी जमीयत तलबा के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से कल एक तरफ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और दूसरी जानिब इस्लामी जमीयत तलबा के जो कारकुनान हैं या जो मुतासरीन थे कॉलेजेस में उनके साथ मिलके मुजाहरा भी किया गया, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो उनकी भी रहनुमाई आप भी कर सकते हैं। देखिए मैं उनकी करूं रहनुमाई, हमारे दरमियान कोई इश्तराक अमल हो, मैं ये देखता हूं कि आगे कराची में एक तो एमक्यूएम के सारे जो धड़े हैं उन सबके दरमियान भी उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर उन्हें एक जगह जमा होना होगा, और फिर पहले वो जमा हो, उसके बाद जो कराची में वो फोर्सेस हैं जो कि जरा वडेराना और जागीरदाराना जहनियत नहीं रखती और जहां तासुब पर मबनी पॉलिसियां नहीं हैं, जो 13 साल से पीपल्स पार्टी, तो फिर आप पीटीआई जैसी जितनी बचेगी आगे जाके पता नहीं कितनी बचेगी, और जमात इस्लामी जो हाथ पैर मार रही है, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कराची के लिए एक ग्रेटर यूनिटी, कराची की सियासी जमातों और जो कराची के बेटे हैं, तो एक ओन कराची मूवमेंट मैं देख रहा हूँ कि ये बनेगी तो कराची की बका और सलामती की जमानत मिलेगी और तामीर और तरक्की का सफर शुरू होगा। यहाँ अमन जो है वो मजबूत और पायदार होगा और फिर इससे पाकिस्तान की बका और सलामती को जमानत मिलेगी। तो मेरे नैरेटिव में, मेरे रोड मैप में ये है सारी बातें जो आप कह रहे हैं। उन्होंने भी देखी इस इशू पर आवाज उठाई, मैंने भी उठाई, और इसी तरह मैंने एक और आवाज उठाई कल, मैंने वो कहा 1.5 लाख लोगों ने प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा कराची से थे और टीचर के लिए, और उसमें से 1% पास हुए और 50 लोगों की लिस्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, सूबाई मिनिस्ट्री ने वेबसाइट पे लगाई, तो उसमें से एक भी कराची का एप्लीकेंट नहीं है कि जिसने वो, यानी टॉप
50 के जो पास होने वाले उसमें कराची का कोई नहीं है। तो मुझे बताएंगे इस बात को कौन मानेगा कि कराची के अंदर तालीम का मयार इतना गिर गया है कि अब प्राइमरी के असासा कराची से नहीं मिल रहे हैं आपको हैदराबाद से भी चंद ही मिले और सक्कर से भी शायद चंद मिले होंगे। सर तो ये जी सर, तो सर ये इशू तो यानी जब तक के लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जाएगा, आप समझते हैं कि कोई इफेक्टिव कोई ऐसा मूव बन सकेगा जिसमें कि कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट निकल सके, कोई नतीजा निकल सके? देखें, मैंने नई पार्टी इसीलिए नहीं बनाई कि मैं अब भी ये कहता हूं कि MQM ही अगर उसका किबला ठीक हो जाए और वो अपने बिगाड़ और खराबी को दूर करने के लिए तैयार हों, अपना एक रोड मैप वाजे कर दें, जो 4 साल बल्दियाती दौर जिस तरह हमने गुजार लिया और बाद में शोर मचाया है, तो वो उन सारी गलतियों को हमें अवाम के सामने मानना होगा। मैं खालिद भाई के साथ खड़े होकर कहूंगा कि हमें 3 साल बाद जो है वो बल्दियाती इदारों को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हम इख्तियारात और वसाइल के इंतजार में बैठे रहे, तो ये हमारी गलती है। लेकिन हम अब आइंदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के एक अच्छी क़यादत 35 साल से 40 साल से कम उम्र राब्ता कमेटी में नए चेहरे, नए लोग, नई क़यादत को ला रहे हैं और एक मेयर भी इंशाल्लाह आइंदा 40-35 साल से कम उम्र का बेटा होगा, एक बेटी डेप्यूटी मेयर होगी। हमें ये नैरेटिव दे के अवाम में जाना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले MK मेरे साथ मिलकर ये पहल करे, तो अवामी मोबिलाइजेशन होगी। मैं साथ जाऊंगा ना अवाम में, मैं तो अभी भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला भी अगर जाऊंगा तो मुझसे भी सवाल होता है कि आप सब एक कब होंगे। मुझसे ये सवाल होता है कि आप एक जगह का, आप सब इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे। तो देखिए, मैं तो ये इन लोगों को क्या क्या के थक गया। ऐसा लगता है कोई मेरी कमजोरी है, यानी कोई मैं मरा जा रहा हूँ MK में वापस जाने के लिए। भाई मैं भी मुस्तफा की तरह अलग पार्टी बना लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि इन सब में मेरे सबसे ज्यादा वोट होंगे, दूसरे नंबर पर मुस्तफा के होंगे, तीसरे नंबर पर आमिर खान के होंगे। तो लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तो सब तकसीम हो जाएंगे। तो फिर मेरे विजन को समझे, मेरी बसीरत को समझे। मैं इस सब में सबसे ज्यादा सियासी तजुर्बा रखता हूँ और मैं कह रहा हूँ ये अय्याम हिजरत मनाने का वक्त नहीं है, ये पानियों में पाइचे चढ़ाकर उतरने का वक्त है। तो भाई उतरो। फारूक भाई, आपने तो बीड़ा ये उठाया था, जो ORC बनाई, तंजीमी बहाली कमेटी बनाई, तो असल में तो जो सबसे बड़ा नज़्मुल ऐन था आपका, वो तो पार्टी को, तमाम लोगों को यूनाइट करना, पार्टी को उसकी असल शक्ल में बहाल करना था। लेकिन सर आप मतलब बराह रास्त आपकी जानिब से कोई ऐसी एफर्ट्स नहीं नजर आती जिसमें कि तमाम जो धड़े MQM के उनको मुत्तहिद करने के लिए कोशिशें की जा रही हों? देखिए, 1 साल पहले मेरी खालिद मकबूल भाई से फोन पे बात, फिर उनके और मेरे दरमियान कई तरह के ब्रिजेस हैं जो मुझसे राब्ते में और उनसे राब्ते में हैं। और मुझे 1 साल से वो कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बताइए, मैं आपके घर आ जाऊं, बताइए मैं आपके और मेरे किसी मुश्तरका दोस्त के घर पे आ जाऊं। तो और मुझे बार बार उनका मैसेज आता है, हर महीने 15 दिन में मैसेज आता है कि बस इस हफ्ते में आपसे मिल रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल में मेरी तरफ से तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मैंने 7 आदमियों का एक डेलीगेशन खालिद मकबूल भाई की यहाँ 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले भिजवाया था और वो मीडिया पे खबर भी लीक हो गई थी, जिसमें शाहिद पाशा थे, असलम भुट्टो साहब थे और कामरान फारूक थे। लोगों ने देखा। तो डॉक्टर बुलंद इकबाल मेरे साथ थोड़ी रियायत करें, थोड़ी सी मेरी पीठ थपथपा दें कि मेरी तरफ से तो प्रैक्टिकल एफर्ट हुआ है, खालिद भाई की तरफ से सिर्फ ज़बानी हुआ है कि दरवाजे खुले में वो आ जाएं। अरे भाई, मेरी तो बुनियादी रुकनियत आपने खत्म कर दी है। मैं कैसे बहादुराबाद की सीढ़ी चढ़ के आपके पास आ जाऊं यार। मैंने 35 सर आजकल के दौर में, और जाहिर सी बात है आप लोगों का इतने अरसे की रफाकत है, इतनी दोस्तियां हैं सर, ये वफूद भेजना और ये तमाम चीजें करना, सर आपसे एक कॉल की दूरी पर है और मेरे ख्याल में अगर आप कॉल करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको जो है ना उस कॉल का जवाब ना मिले या आपकी बातचीत ना हो। ये बातें सर, जी सर, 15 लोग हैं उनके और मेरे बीच में, मुख्तलिफ तरह के 15 ग्रुप और लोग, वो यही कहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे बताएं, मैं उनके घर चला जाऊं, मैं तो मुझे कहें तो सही कि आ जाएं। तो जब वो तैयारी नहीं है मुझे मिलने के लिए बुलाने हैं, लेकिन कब मिलेंगे मुझे नहीं पता। जितना जल्दी मिलेंगे उतना अच्छा है, जितना क्लियर
अपने जहन को खुला करके मिलेंगे उतना अच्छा है। हमें तय करना है कि ये बिगाड़ और खराबी के साथ जो लेगेसी माजी की जमीनों के कब्जे या दूसरी चीजें और जो बल्दियाती दौर में ठीक है इख्तियारात नहीं थे जितने होने चाहिए, उतने वसाइल नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उससे कोई हमने नुमाया काम, पानी निकासी, आप कचरा उठाना, देखिए मेरे इख्तियारात वसीम अख्तर भाई के इख्तियारात सेम थे, लेकिन मेरे जमाने में कचरा उठता था, वसीम अख्तर भाई के जमाने में कचरा नहीं उठता। तो ये खालिद मकबूल भाई भी तो जवाब दे है ना कि क्यों नहीं उठा, थोड़े बहुत वसाइल भी थे वो कहाँ गए। तो ये तो हमें सोच विचार करना होगा ना मेरे भाई। मैं बराह रास्त कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये सवाल तो है जिसका जवाब लोगों को देना है हमें। तो मैंने जब वक्त भेज दिया, खालिद भाई ने उनसे मिलने की इजाजत दी, तो मुझे तो खुद वो कहलवारे कि मिलना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ बताएं मैं कहाँ हूँ, तो मुझे फोन कॉल नहीं करनी, वो फोन पर मुझसे बात कर चुके हैं, उनके दरमियान राब्ता है, हमारे दरमियान लोग हैं, और वो कहते हैं कि बस मिलना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ तो आपका बराह रास्त राब्ता रहता है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से? देखिए बराह रास्त से ज्यादा राब्ता है, मैसेजेस आते जाते हैं, वो कहते हैं कि बस मैं मिल रहा हूँ, अगले हफ्ते मिल रहा हूँ, और मार्च से तो ये सिलसिला इतना तेज है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद मिल रहा हूँ मैं, अब तक वो नहीं आए, तो मैं या नहीं मिल रहे, मैं नहीं कह रहा मेरे घर आए, मैं कह रहा हूँ मैं आपके घर आ जाऊंगा, चले मैं उनके घर चला जाऊंगा, मुझे इसमें कोई आर नहीं है। तो मैं तो पब्लिक में ये सारी बातें कर चुका हूँ, तो उसके बाद भी अगर मेरी ही पतली गर्दन है तो इसका मतलब है कि मैं मीडिया से बात करता हूँ, ये वाली खुल के बात करता हूँ, उनको तफसील बताता हूँ, लेकिन खालिद भाई कहते हैं कि दरवाजे खुले में आ जाएं। तो सर ये एक अच्छा मौका नहीं होगा इस वक्त, ये तालीम का इशू है, टीचर्स की ये जो फहरिस्त जारी की गई जिसमें जो है ना ये कराची के लोगों का नाम जिसमें नहीं है, 50 अभी फर्स्ट 50 जो मेरिट लिस्ट जारी की गई, तो सर क्या बेहतर नहीं होगा इस वक्त इशू बेस्ड कम से कम तमाम लोगों को साथ मिला के एक मूव बनाया जाए, और बड़े होने के नाते आप ही कम से कम सर पहल करके सबको साथ मिला के और इस मूव की जानिब चलें, ताकि चलें। आपकी इस ख्वाहिश को भी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ कि एक बड़ी पार्टी अगर एमकेएम है उसी को ही बनना है और उसी को ही दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना, और वही जो 84 में हमारी इज्जत अवाम में और लोगों में मोहब्बत और एहतराम और वो था, उसको बहाल करना है। अगर मैं और खालिद भाई 2-3 घंटे अकेले में बैठेंगे ना तो उसके रास्ते आसानी से खुल जाएंगे। सिर्फ इशू को लेकर अगर मैं अफराद की बुनियाद पर अलायंस बनाने के लिए निकल जाऊंगा तो मेरे ख्याल में वो हम इशू के हद तक रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी पॉलिसी, मंशूर, आइंदा का रोड मैप, हमें सारी बातें क्लियर कर लें। उससे क्या होगा कि पहले हम मजबूत हो जाएंगे कराची में, जो हमारी बुनियाद और बेस है, हमारी जो अपना ओरिजिनल वोट बैंक जो हमारी आबादी है, और उसके बाद जो बाकी पार्टियों में जो वोट बैंक है जो हमसे नाराज होकर चला गया उसको वापस लाना, पीएसपी को भी आखिरी झटका देना और समझाना कि भाई ये 1-1.5 लाख का वोट लेकर क्या करोगे, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी तुम्हारे सामने है, और फिर तुमने बल्दिया टाउन की जो सीट है उस पर भी इलेक्शन लड़ लिया, सारी हसरतें तुमने अपनी पूरी कर ली, अब आगे 1 लाख वोट को जाया करने की बजाय इसे भी, इस दरिया को भी समंदर में डालो। तो मैं भी अपने दरिया को समंदर में डालना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं समंदर हूँ, तो मैंने तो कोई, लेकिन जो एमकेएम के मेरे साथी वो भी शायद इस जोन में है कि वो तराना बजा देंगे कि कोई भी एमकेएम का, और वो और शायद उसी तक नहीं, ऐसा नहीं है, अब हालात बदल गए हैं। अब मतलब ये कि जो रियासत सर वो जो सरबराह बनने वाली शर्त थी वो अब नहीं रही है, यानी अगर आप एमक्यूएम में शामिल होते हैं या एमक्यूएम को मुत्तहिद करते हैं तो चाहे आपको सरबराह ना भी बनाया जाए आप फिर भी पार्टी का हिस्सा रह के काम करेंगे। देखिए फैसल अजीज एक एंकर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में मेरा एक इंटरव्यू लिया, और सना बुच्चा एक एंकर है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे इस सवाल का जवाब मेरे उन इंटरव्यूज में मैं दे चुका हूँ। अच्छा, हर एंकर अलग अलग मुझे पूछता है, ऐसा लगता है कि उस सर्टिफिकेट में मेरे ही अकेले साइन कराए जा रहे हैं बार बार ना। लेकिन ये सारी बातें, ये किसने कहा कि सारी लड़ाई सरबराही की है? मैंने तो कहा कि खालिद मकबूल अब्बू हैं, मैं ताया अब्बू बन जाऊंगा और बाकी जो लोग हैं वो चचा बन जाए। मतलब देखिए, लेकिन अगर सब अब्बू बनेंगे, मेरे हटने के बाद भी सब अब्बू बने हुए। सर दादा जान को तो फारिग कर दिया गया ना। बिल्कुल, तो दादा जान के फारिग होने के बाद एक अब्बू होगा एक घर में, बाकी चाचे और ताए होंगे, उनकी अपनी फैमिली अलग अलग है। हाँ। लेकिन ये फैमिली एक अब्बू की होगी, किसी एक अब्बू।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो MD कैट जो टेस्ट लिए गए और उसमें कुछ बेकायदगियाँ हुई, जिसके हवाले से मुजाहरा भी किया गया इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से। इसके अलावा जो एक इशू सामने आया है वो है सिंध में प्राइमरी स्कूल टीचर्स के जो इम्तहानात लिए गए थे, जिसके बाद इंटरव्यू लिस्ट लगाई गई है और जो पहले 50 टॉप 50 मेरिट लिस्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जो तादाद है वो 0.7% के बराबर है। यानी 1% भी जो लोग हैं वो कराची से क्वालिफाई नहीं कर सके। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इदरीस सराई। जी इदरीस, क्या कहते हैं आप, ये जो टीचर्स के जो टेस्ट लिए गए थे और इसमें कराची से कई हज़ार, बल्कि कहा जा रहा है कि तकरीबन लाख या 1.5 लाख लोग शरीक हुए थे, उसमें से कितने लोग इसमें क्वालिफाई करके पहले 50 नंबरों पर आए हैं, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो टीचर टेस्ट हुए थे वो तकरीबन 1,60,000 के करीब इसमें जो है वो टीचर्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये निहायत ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उसमें जो पास हुए हैं वो सिर्फ 1300 टीचर जो हैं वो 1300 टीचर तकरीबन पास हो सके, जिसका अगर हम फीसद निकाले तो 0.73% बनता है। तो ये एक बहुत अजूबे की बात है कि ये सिर्फ ये है। जब इसी हवाले से वजीर तालीम से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इसका मतलब है कि टेस्ट बिल्कुल सही हुए, तो टीचर्स की काबिलियत ही नहीं है कि जिसपे वो टेस्ट के हवाले से बात की जाए। तो ये इस हवाले से जो बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि इस पे जो है ज्यादातर जो टीचर्स थे वो यानी कि सवालत बताने से कासिर थे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पहले 50 फर्स्ट 50 की जो लिस्ट लगाई गई है उसमें से कितने जो उम्मीदवार हैं वो कराची से ताल्लुक रखते हैं? इदरीस साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट 50 की जो लिस्ट लगाई गई है उसमें से कितने जो उस्ताद हैं वो कराची से ताल्लुक रखते हैं? सर जी, जो कराची वाले हैं ना, ये तकरीबन अंदरूनी सिंध और कराची को मिला के है, जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, ये तकरीबन 75% जो इसमें 1300 में से 75% तो कराची से ताल्लुक है। लेकिन आपने देखना ये है कि टोटल फिगर्स क्या थी, 1,60,000 टीचर थे जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब उनका टेस्ट हुआ तो उस पर आप रिजल्ट देख लें कि सिर्फ 1300 यानी कि जो है वो टीचर्स पास हो सके। तो इस पे जब वजीर तालीम और वजीर आला सिंध ने भी बकायदा एक कमेटी बना के इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा कि क्या सिलसिला है कि ये हमारे जो टीचर्स हैं इनके ये सूरत हाल है, तो उस पे उन्होंने ये जवाब दिया था, जो मुख्तसर सा जवाब दिया वजीर तालीम ने कि ये इसका मतलब है टेस्ट सही लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस सराई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे इदरीस सराई हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।